हेलो एवरीवन, आई एम संजय पांडे, योर केमिस्ट्री टीचर। सबसे पहले तो वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। संजय पांडे क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोग का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग क्लास 10th आईसीएसई पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट और सेकेंड पार्ट कर चुके थे और लास्ट टाइम पे हम लोगों ने ग्रुप्स एंड पीरियड्स किया था ना। तो चलिए देखिए, थोड़ा सा रिकैप कर लें ग्रुप्स पीरियड में हम लोगों ने क्या किया था। अगर आपको याद हो कि ग्रुप और पीरियड, एक क्वेश्चन आपको डायरेक्टली इसी पे मिल जाएगा कि कैसे किसी एलिमेंट को ग्रुप और पीरियड में पता करते हैं कि कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप और पीरियड में आता है। तो देखिए क्या इंफॉर्मेशन आ रही। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने कॉपी में लिखा था ना कि पीरियड कैसे पता करते हैं। तो लिखा था कि नंबर ऑफ पीरियड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल्स। जिस एलिमेंट में जितनी ऑर्बिट्स होंगी, जितनी शेल्स होंगी, वो उस पीरियड को बिलोंग करता है। तो देखिए वही इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ रही है। ये क्या कह रहे हैं, अ पीरियड इज डिटरमिन्ड बाय द नंबर ऑफ शेल्स, यही वाला पॉइंट था ना, नंबर ऑफ शेल्स, एंड अ ग्रुप इज डिटरमिन्ड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल। तो दो चीजें क्लियर समझ में आ रही होंगी आपको कि अगर हमको किसी एलिमेंट का पीरियड पता करना है तो क्या करते हैं, शेल को देखते हैं कि कितनी शेल्स है उसमें, और अगर ग्रुप को पता करना है तो हाउ वी कैलकुलेट, तो इट इज डिसाइडेड विद द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे सिंपल से एग्जांपल देखिए, सोडियम को करते हैं तो ये कॉन्फ़िगरेशन आता है, ये तो रट गया होगा आपको, 281 कॉन्फ़िगरेशन है, तो 3 शेल्स दिखाई पड़ रही है ना, ये देखिए। तो इसको लेके सोडियम थर्ड पीरियड में आएगा। इसी तरह से हम लोगों ने लास्ट टाइम पे अगर 287 करते हैं तो ये एटॉमिक नंबर 17 हो जाएगा, क्लोरीन को रिप्रेजेंट करता है। कुछ भी रटना नहीं है, 287 में फिर भी तो 3 ही शेल आ रही है ना, तो इसका मतलब कि क्लोरीन भी थर्ड पीरियड को बिलोंग करेगा। और उसके बाद फिर इन्होंने क्या कहा कि इट हैज 3 ऑर्बिट्स, वही वाली बात हो रही, इट हैज 3 ऑर्बिट्स। ऑर्बिट और शेल एक ही चीज होती है, एंड हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट, हेंस इट इज प्लेस्ड इन द थर्ड पीरियड एंड ग्रुप 1। तो अब तो समझ में आ गया होगा आपको कि पीरियड कैसे पता करते हैं, तो नंबर ऑफ शेल से पता करते हैं, और ग्रुप कैसे पता करते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल उससे पता करते हैं, आउटरमोस्ट से पता करते हैं। उसी तरह से देखिए दूसरा एग्जांपल कौन सा दिया, कैल्शियम का दिया। कॉपी में लिखिए, कैल्शियम एटॉमिक नंबर कितना होता है, 20 होता है ना, 20 Ca सिंबल है, कॉन्फ़िगरेशन आता है, ये ऐसे आता है 2882। तो कितनी शेल्स आ रही है देखिए, एक शेल ये हो गई, 3 शेल ये, 4 शेल हो गई। तो अगर 4 शेल है तो 4 पीरियड को बिलोंग करेगा, और इलेक्ट्रॉन देखिए कितने आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये सेकंड ग्रुप को बिलोंग कर रहा है। तो बस कैल्शियम अगर पूछते हैं कि कैल्शियम कहां पे है, तो आप बोलेंगे कैल्शियम इज प्रेजेंट इन द 4th पीरियड एंड सेकंड ग्रुप। फिर अब हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज। कॉपी में हेडिंग करिए पीरियडिसिटी। अब पहले तो ये स्टडी करते हैं पीरियडिसिटी वर्ड का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड पीरियडिसिटी। जो प्रॉपर्टीज सर्टेन इंटरवल के बाद रिपीट होती हैं बार बार, उसी को हम लोग पीरियडिक प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो देखिए इसी को किस लैंग्वेज उन्होंने बताया, द प्रॉपर्टीज दैट रीअपीयर एट सर्टेन इंटरवल्स और इन विच देयर इज अ ग्रेजुअल वेरिएशन। हाँ, ग्रेजुअल वेरिएशन में दोनों चीजें आ जाएंगी। वेरिएशन में इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है, लेकिन कंडीशन क्या होगी, सर्टेन इंटरवल पे आना चाहिए, एकदम सेट इंटरवल पे आना चाहिए। तो क्या करें, दी प्रॉपर्टीज दैट रीअपीयर एट अ रेगुलर इंटरवल और इन विच देयर इज अ ग्रेडेशन, और सॉरी देयर इज अ ग्रेजुअल वेरिएशन। ये ग्रेडेशन इंक्रीज डिक्रीज दोनों को करते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज एट अ रेगुलर इंटरवल आर कॉल्ड पीरियडिक प्रॉपर्टीज, एंड द फिनोमेनन इज नोन एज पीरियडिसिटी ऑफ एलिमेंट। अपनी लैंग्वेज में अगर करना चाहें कि विच प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड पीरियडिक प्रॉपर्टीज, दोज प्रॉपर्टीज विच आर रिपीटेड आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल अगेन एंड अगेन, दे आर कॉल्ड पीरियडिक प्रॉपर्टीज, एंड दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड पीरियडिसिटी। अब यहां पर आते हैं कि पीरियडिसिटी का रीजन क्या है, व्हाट इज द कॉज ऑफ पीरियडिसिटी, पीरियडिसिटी होती क्यों है। एक लाइन में कोई कहे तो आप बोलेगा इट इज ओनली बिकॉज ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए एक बहुत अच्छी चीज है, जब हम लोग ये करते हैं किसी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो कैसे पता लगती हैं, तो आंसर इज विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट। और वो कैसे पता करते हैं, तो आंसर इज कॉन्फ़िगरेशन के साथ में जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तब हमको इलेक्ट्रॉन पता लगते हैं, और विद द हेल्प ऑफ दोज इलेक्ट्रॉन्स वी कैन गिव द प्रॉपर्टीज। तो देखिए व्हाट इज द कॉज ऑफ पीरियडिसिटी, द कॉज ऑफ पीरियडिसिटी is the recurrence of similar electronic configuration, that is
हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट। जिन एलिमेंट के आउटरमोस्ट में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, जिन एलिमेंट के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट शेल, नंबर वन क्या होगा, दे विल बी प्रेजेंट इन द सेम ग्रुप। क्योंकि अभी हम लोगों ने क्या कहा था कि जो आउटरमोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उससे ग्रुप पता करते हैं। तो जिन एलिमेंट के आउटरमोस्ट में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उनको हम क्या करेंगे, सेम ग्रुप में रखेंगे। और जितने भी एलिमेंट सेम ग्रुप में होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं, सिमिलर प्रॉपर्टीज होती हैं। इसी बेसिस पे तो अगर आपको याद हो तो मेंडलीफ ने क्या किया था, अपनी डेथ के पहले जिन एलिमेंट को उस समय डिस्कवर भी नहीं किया गया था उनकी प्रॉपर्टी बता दिया था। कैसे, इसी फिनोमेना की हेल्प से। उन्होंने कैसे बताया था कि जो एलिमेंट आप बाद में डिस्कवर करें उसकी ये प्रॉपर्टीज होंगी, क्योंकि उन्होंने ऐसा किया कि जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे क्या हैलोजेंस हैं। अब जो एलिमेंट आयोडीन के नीचे आएगा, जो एलिमेंट ग्रुप 17 में नीचे आ रहा है, तो उनकी प्रॉपर्टीज, हैलोजन की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कौन सी है कि हैलोजेंस आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। तो उसी बेसिस पे अब हमको ये पता लग गया कि जो भी एलिमेंट ग्रुप में नीचे आएगा या हैलोजन में सबसे नीचे आएगा उसकी प्रॉपर्टी कैसी होगी, वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आएगा। कैसे पता लगा, क्योंकि हैलोजन ग्रुप की सारी जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो जो भी एलिमेंट हैलोजन में प्लेस करेंगे वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। फिर देखिए क्या कहते हैं ये, इन अ पर्टिकुलर ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट रिमेन द सेम। बार बार वही बात रिपीट हो रही है कि जितने भी एलिमेंट एक ग्रुप में आते हैं उनमें क्या चीज कॉमन रहती है, उन सारे एलिमेंट के आउटरमोस्ट में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो अब देखिए जरा, in a particular group electrons in the outermost orbit remain the same, that is electronic configuration is similar। अगर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर है। और फिर क्या कह रहे हैं कि सिंस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट शेल, thus the elements of the same group have similar properties। देखिए रटते समय थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सेम प्रॉपर्टीज वर्ड नहीं है, सिमिलर प्रॉपर्टीज है। दोनों में फर्क समझ आ रहा है। एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप, या एक क्वेश्चन आपसे फिर से करते हैं कि कौन से एलिमेंट सेम ग्रुप में जाते हैं, तो आंसर आएगा जिन एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम आता है। एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे आर प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप। और फिर दूसरा क्या, प्रॉपर्टी के बारे में क्या कहेंगे, तो आप बोलेगा एंड एलिमेंट्स ऑफ द सेम ग्रुप हैव, ये वर्ड करिएगा, सिमिलर प्रॉपर्टीज। ये वर्ड बोलेगा दे हैव सेम प्रॉपर्टीज। जैसे ऊपर से नीचे आते हैं तो प्रॉपर्टी वेरी करती है। अभी ग्रेजुअल चेंज की बात हम लोग कर रहे थे कि या तो ग्रेजुअल वेरिएशन में या तो इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। तो वर्ड सेम मत लिखिएगा, सिमिलर लिखिएगा। सिमिलर प्रॉपर्टीज, जैसे एग्जांपल में देखिए ग्रुप 17 की बात कर रहे हैं। ग्रुप 17 को क्या कहते हैं, हैलोजन कहा जाता है। ऑल एलिमेंट्स हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स। हैलोजन के लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स आता है। जैसे क्लोरीन का भी हम लोगों ने क्या था, 287 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है इन देयर रिस्पेक्टिव आउटरमोस्ट शेल, देयरफॉर दे शो सिमिलर प्रॉपर्टीज। कैसी प्रॉपर्टीज, देखिए सिमिलर प्रॉपर्टीज में कैसी प्रॉपर्टीज आ रही हैं। तो जैसे सबसे पहले इन्होंने कहा कि दे आर कलर नॉन मेटल्स। तो जितने भी हैलोजन हैं वो सारे कलर नॉन मेटल्स हैं। अब जैसे हम लोग 11th में स्टडी करते हैं तो हैलोजन का ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। हो सकता है आप टर्म को रिलेट कर पाए कि केमिस्ट्री में हम लोग 2 तरह की एनालिसिस करते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो आगे जब 11th में हम लोग आते हैं तो 12th में भी जरूरत पड़ती है इसकी कि हैलोजन का ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। हैलोजेंस क्योंकि कलर्ड होती हैं और सॉल्वेंट टू सॉल्वेंट हैलोजन का कलर चेंज हो जाता है। इसीलिए आप देखिए जैसे अभी जब हम लोग चैप्टर नंबर 12 पर आएंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब स्टडी करेंगे, तो वहां पर फिनोमेना स्टडी करते हैं ब्रोमीन टेस्ट। ब्रोमीन टेस्ट को ही क्यों लिया हम लोगों ने, क्लोरीन टेस्ट को क्यों नहीं लिया? क्योंकि क्लोरीन को देखिए तो इसका कलर लाइट कलर होता है और ब्रोमीन का कलर
डार्क कलर होता है। किसी भी डार्क कलर में अगर थोड़ा भी चेंज कर दे तो तुरंत आपको पता लग जाए, इसलिए ब्रोमीन को यूज करते हैं टेस्ट में। अभी हम खाली ये पॉइंट करना चाह रहे हैं कि जितने भी हैलोजन हैं उनकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, दे आर कलर नॉन मेटल्स, इसलिए इनको क्वालिटेटिव एनालिसिस में यूज करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या आ रही है, देखिए, दे फॉर्म नेगेटिव आयंस कैरिंग अ सिंगल चार्ज। फॉर एग्जांपल क्लोराइड आयन कैसे लिखेंगे, Cl-, उसी तरह से F-, Br-, I- मतलब सबके ऊपर सिंगल नेगेटिव चार्ज आता है। फिर थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, दे आर वेरी रिएक्टिव एंड देयरफॉर फाउंड इन कंबाइंड स्टेट। लास्ट में भी हम लोगों ने ये बात किया था ना कि हैलोजन या जितने भी एलिमेंट ऐसे हैं जो हाईली रिएक्टिव होते हैं, वो सारे एलिमेंट नेचर में फ्री स्टेट में नहीं मिलते हैं। कैसे मिलते हैं, तो आंसर इज कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। दो एग्जांपल हम लोगों ने क्या था, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, ग्रुप 17 के एलिमेंट जिनको हैलोजन कहा जाता है, ग्रुप 1 के एलिमेंट को क्या कहते हैं, रिकॉल करिए, एल्कली मेटल्स हम लोगों ने किया था। तो ग्रुप 1 एल्कली मेटल्स एंड ग्रुप 17 हैलोजन्स, ये दोनों कैसे हैं, दोनों बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव। हां, फर्क क्या हो गया, ग्रुप 1 के पास मेटेलिक कैरेक्टर है, स्ट्रॉन्ग मेटल्स हैं, और इनके पास कैसा है, तो आंसर इज नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। लेकिन दोनों में सिमिलरिटी क्या है, तो आंसर इज दोनों बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं, और जितने भी एलिमेंट बहुत रिएक्टिव होते हैं वो सारे एलिमेंट नेचर में फ्री स्टेट में नहीं मिलते हैं। कैसे मिलते हैं, तो आंसर इज कंबाइंड स्टेट। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम, फ्रांसियम, जैसे ऊपर से नीचे रिएक्टिविटी बढ़ती जा रही है, तो अब ये सारे एलिमेंट फ्री स्टेट में नहीं मिल सकते। कोई एलिमेंट रिकॉल करें जो फ्री स्टेट में मिलता हो, कैसे पता करें कि कौन सा एलिमेंट फ्री स्टेट में मिल जाएगा, तो वही चीज याद रखिए, जितने एलिमेंट ऐसे हैं जो बहुत कम रिएक्टिव होते हैं उन्हीं को हम लोग फ्री स्टेट में पा सकते हैं। ठीक, फिर आगे देखिए क्या कह रहे हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी इन्होंने किया कि दे आर ओनली स्लाइटली सॉल्युबल। किसकी बात कर रहे हैं, हैलोजन की बात कर रहे हैं। दे आर ओनली स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर बट दे डिसॉल्व मच बेटर इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक कार्बन डाइसल्फाइड CH2 फार्मूला होता है, क्लोरोफॉर्म CHCl3 फार्मूला होता है, ये चाहे लिख लीजिए। क्लोरोफॉर्म का नाम आपने सुना होगा ना, CHCl3 फार्मूला होता है। क्लोरोफॉर्म बिना पढ़े सब लोग जानते हैं कि बेहोश करने के लिए क्लोरोफॉर्म को यूज करते हैं, बट अभी हम लोग क्या करेंगे, क्लोरोफॉर्म इज ऑल्सो वेरी गुड सॉल्वेंट। इसको भी रख लीजिएगा, क्योंकि ज्यादातर तो यही पता रखता है कि एनेस्थीसिया में यूज करते हैं, बेहोश करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लोरोफॉर्म को एज अ सॉल्वेंट भी यूज करते हैं। इट्स अ वेरी गुड सॉल्वेंट। दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, हैलोजन्स क्लोरीन को हमने ले लिया। अभी अगले चैप्टर में हम लोग केमिकल बॉन्डिंग स्टडी करेंगे। तो केमिकल बॉन्डिंग में देखिएगा, पहले तो हम लोग ये कहेंगे कि कितने तरह के केमिकल बॉन्ड होते हैं। तो अभी 10th में हम लोग क्या करेंगे कि आयनिक बॉन्ड होता है, फिर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, तीन ही खाली करेंगे। और फिर जब 11th में आते हैं तो बोलते हैं टोटल 6 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। अभी उतने की बात नहीं करेंगे, अभी खाली 3 का रेफरेंस लेंगे जो हमारे कोर्स में है। आयनिक बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता है। ये दोनों क्लोरीन क्लोरीन अगर हम लोग NaCl कर दें या KCl कर दें तो पोटेशियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल, तो इसके बीच में बॉन्ड कैसा हो गया, अभी कॉपी में नोट करिए, मेटल प्लस नॉन मेटल इज इक्वल टू आयनिक बॉन्ड। अगर केमिकल बॉन्ड मेटल नॉन मेटल के बीच में होता है तो आयनिक बॉन्ड होता है। अगर दोनों नॉन मेटल है, जैसे देखिए ये भी क्लोरीन ये भी क्लोरीन, तो ये बॉन्ड कैसा हो जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड हो जाता है। तो अभी इतना लर्न करिए। कैसे पता लगा कि कोवेलेंट बॉन्ड है, तो आंसर आया बिकॉज दिस केमिकल बॉन्ड इज बिटवीन 2 नॉन मेटल्स। देखिए हो सकता है आप इसको जानते हो, CH4 ऐसे लिख दें, ऐसे भी लिख सकते हैं ना CH4 को। तो सारे बॉन्ड देखिए, हाइड्रोजन ग्रुप 1 में है, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स का नाम क्या है, तो आंसर आया था एल्कली मेटल्स। लेकिन जब एल्कली मेटल की बात करते हैं तो धीरे से बोलते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन, बिकॉज हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल। ये भी नॉन मेटल,
कार्बन भी नॉन मेटल, तो ये बॉन्ड कैसा हो गया? कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। या एक सेंटेंस आप लर्न कर सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जब चैप्टर नंबर 12 पे आएंगे हम लोग, केमिकल बॉन्डिंग कार्बन कार्बन के बीच में होती है, जितने भी कार्बन होते हैं, देयर इज अ प्रॉपर्टी कॉल्ड कैटेनेशन प्रॉपर्टी, ये सारा वहां पर स्टडी करेंगे। कैटेनेशन प्रॉपर्टी, कैटेनेशन को सेल्फ लिंकिंग कैपेसिटी भी कहा जाता है। ओनली कार्बन इज द एलिमेंट इन द पेरियोडिक टेबल which has got 100% catenation property, which has got 100% combining capacity। जैसे जितने भी कार्बन हैं सारे एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं, तो जब सारे बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में हैं, सारे बॉन्ड नॉन मेटल के बीच में, तो ये बॉन्ड कैसा हो जाएगा? कोवेलेंट। तो हम लोग एक सेंटेंस कर सकते हैं कि ऑर्गेनिक, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग कौन सा केमिकल बॉन्ड स्टडी करते हैं? तो आंसर इज कोवेलेंट बॉन्ड। फिर वापस आते हैं, ये बॉन्ड कैसा है? कोवेलेंट बॉन्ड। कैसे पता लगा? बिकॉज बोथ आर नॉन मेटल। अगर दोनों नॉन मेटल है, ये जो केमिकल बॉन्ड है ना, जिसको लाइन से रिप्रेजेंट किया, ये लाइन नहीं होती है, उस लाइन के अंदर जब केमिकल बॉन्ड हम लोग अगले चैप्टर में करेंगे, तो कोवेलेंट बॉन्ड को फर्दर क्लासिफाई किया है, सिंगल कोवेलेंट, फिर करते हैं डबल कोवेलेंट, फिर करते हैं ट्रिपल कोवेलेंट। क्लास 9 में थोड़ा सा डिफरेंस इतना आता है, 3 तरह के कोवेलेंट बॉन्ड है, सिंगल कोवेलेंट, डबल कोवेलेंट एंड ट्रिपल कोवेलेंट। अगर सिंगल कोवेलेंट है तो याद करिएगा इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। डबल कोवेलेंट है तो इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ये जो एक लाइन ऐसे दिखाई पड़ रही है, ये कोई लाइन नहीं है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन बंद हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन्स, और ट्रिपल बॉन्ड में उसी तरह से क्या हो जाएगा? 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और फिर दूसरा, कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे है? तो आंसर इज कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? तो बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सब केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। यहां पे सिंगल बॉन्ड था ना, ऐसे था Cl बॉन्ड Cl, तो मैंने इस लाइन को हटा के ऐसे बॉक्स बना दिया। बॉक्स क्यों बनाया? इसके अंदर, इस लाइन के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, और याद कीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्रीली मूव नहीं करते, इलेक्ट्रॉन हमेशा किसी पैकेट के अंदर बंद रहते हैं, और उस पैकेट को क्या कहते हैं? उसी पैकेट को ऑर्बिटल कहा जाता है। एक तो वर्ड आप जानते होंगे ऑर्बिट, मैंने वर्ड क्या लिखा? ऑर्बिटल। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, ऑर्बिट के अंदर क्या होता है? अभी तक जैसे 9th तक में हम लोग क्या कहते थे कि इलेक्ट्रॉन कहां पे होता है, तो आप बोलते थे कि इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट या शेल के अंदर होता है। गलत है, कॉपी में लिखिए, शेल्स आर मेड ऑफ सब सेल्स, शेल्स आर मेड ऑफ सब सेल्स। शेल्स को हम लोग कैपिटल लेटर्स KLMN ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, KLMN। शेल के अंदर क्या होता है? तो सबसेल होता है। सबसेल क्या होता है? SPDF, इनको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने क्या कहा? ऑर्बिट, ऑर्बिट या शेल एक ही चीज होती है। तो ये सारी शेल्स है ना, शेल्स आर मेड ऑफ सबसेल्स, और सबसेल के अंदर क्या होता है? तब आंसर आएगा ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल के अंदर क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन। अब इंटरेस्टिंग लग रहा है, इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन सबसेल्स, एंड सबसेल्स आर प्रेजेंट इन शेल्स। शेल के अंदर सबसेल होता है, सबसेल के अंदर ऑर्बिटल होता है, और ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसका मतलब कि ये जो बॉक्स दिखाई पड़ रहा है, इसके अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन, और जिस बॉक्स में इलेक्ट्रॉन होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल बोलते हैं। ठीक है, तो अभी और केमिकल बॉन्डिंग में इसी को और डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे। तो ये बॉक्स समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन को कभी भी डायरेक्टली ऐसे नहीं शो करते, इलेक्ट्रॉन हमेशा किससे बंद रहता है, तो उसका नाम क्या है? ऑर्बिटल। इस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, ऐसे जैसे देखिए जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल के अंदर बंद होता है, आप ये जानते हैं ना, ये न्यूक्लियस है,
ये ऑर्बिट है। अभी तो आप यही जानते थे कि इलेक्ट्रॉन है, ऐसे करके रिवॉल्व करता रहता है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर। नहीं, गलत है। इलेक्ट्रॉन में दो तरह के मोशंस होते हैं। इलेक्ट्रॉन एक तो ऑर्बिटल के अंदर एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमता रहता है, और दूसरा क्या होता है, ये पूरा का पूरा ऑर्बिटल ऐसे ऑर्बिट में सर्कुलर मोशन मूव करता रहता है। दो तरह के मोशन हैं, सब डिटेल में आगे स्टडी करेंगे। अब नई नई चीजें आपको पता लगेगी। हम यहां पे करना चाह रहे थे कि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, दीज टू इलेक्ट्रॉन्स आर बिटवीन टू नॉन मेटल्स। अगर दोनों नॉन मेटल हैं और दोनों सेम एलिमेंट हैं, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। अगर दोनों एलिमेंट सेम हैं और इस बॉन्ड को हम ब्रेक कर दें, तो दोनों इक्वली इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेंगे। अगर हम थोड़ा सा डिफरेंस कर दें, एक बॉन्ड, जैसे ये मैंने क्या लिखा, वाटर लिखा, H2O को ऐसे भी लिख सकते हैं, HOH। हमने इस बॉन्ड को ब्रेक किया, तो अब देखिएगा ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन इज मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो जब इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? ऑक्सीजन के पास आया, इसके पास नेगेटिव चार्ज हो गया, हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज हो गया। अगर इस तरह से नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस आ जाते हैं, तो हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड को बोलेंगे पोलर कंपाउंड। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बढ़ेगा, वैसे वैसे ये पोलरिटी भी इंक्रीज करेगी। और अगर डिफरेंस जीरो हो गया, जैसे यहां पर है, ये भी क्लोरीन ये भी क्लोरीन, तो ये बॉन्ड कैसा होगा? नॉन पोलर। तो अब ये हम लोग लर्न कर सकते हैं। पहले ये कह रहे थे कि तीन तरह के केमिकल बॉन्ड होते हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। फिर कोवेलेंट के अंदर गए तो फिर दो तरह के कोवेलेंट बॉन्ड, नहीं, पहला क्लास, उसके पहले भी एक क्लासिफिकेशन, तीन तरह के कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट, डबल कोवेलेंट एंड ट्रिपल कोवेलेंट। और फिर उसके अंदर जाते हैं तो डिपेंडिंग अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कोवेलेंट बॉन्ड में भी पोलर कोवेलेंट और नॉन पोलर कोवेलेंट। अगर दोनों एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो ये बॉन्ड कैसा होगा? नॉन पोलर। और अगर दोनों एलिमेंट जिसके बीच बॉन्ड है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है, तो बोलेंगे पोलर कोवेलेंट। तो लर्न कर लेते हैं, वाटर इज व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड? तो आप बोलेंगे इट इज अ कोवेलेंट कंपाउंड। आपसे क्वेश्चन करें, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, इस बॉन्ड को क्या कहा जाए? व्हाट टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज देयर? तो आप बोलेंगे इट इज पोलर कोवेलेंट, नॉट कोवेलेंट, पोलर कोवेलेंट। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में क्लोरीन राइट हैंड साइड पे है, हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड पे है। अभी जब पीरियोडिक प्रॉपर्टी हम लोग स्टार्ट करेंगे तो आप ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होता है, राइट हैंड साइड पे नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा है। तो एक मेटल है एक नॉन मेटल है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा। ग्रेटर, ये लिखी कॉपी में, ग्रेटर द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लिखिए ग्रेटर द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ग्रेटर द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ग्रेटर इज द पोलरिटी इन द कंपाउंड। जितना ज्यादा डिफरेंस होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, उतनी ज्यादा पोलरिटी आएगी। तो देखिए HCl व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड? तो आप बोलेंगे HCl इज अ पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। फिर वापस आते हैं, हम आपको एक इंफॉर्मेशन ये करना चाह रहे थे कि सॉल्वेंट दो तरह के होते हैं, पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट। जब केमिकल बॉन्डिंग हम लोग करेंगे तो उसमें लर्न कीजिएगा कि कौन सा कंपाउंड किस सॉल्वेंट पे डिसॉल्व करता है, ये कैसे पता करेंगे? तो आंसर आएगा पोलर, या आप ऐसा लर्न करिए, लाइक डिसॉल्व लाइक। पोलर पोलर में डिसॉल्व करता है, नॉन पोलर नॉन पोलर में डिसॉल्व करता है। हम आपको ये देते हैं NaCl, डिसॉल्व करने के लिए वाटर को छोड़ करके, वाटर तो सभी लोग जानते हैं कि NaCl पानी में डिसॉल्व कर जाता है, ठीक है। अब हम आपसे ये कर दें कि वाटर को छोड़ करके एक सॉल्वेंट और कोई दूसरा ऐसा बताइए जिसमें NaCl डिसॉल्व कर जाए, कैसे पता करें?
NaCl में बॉन्डिंग कैसी है, ये मेटल है, ये नॉन मेटल, सोडियम नॉन मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल। अभी लिखा था हम लोगों ने, अगर बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल के बीच में है तो ये बॉन्ड कैसा होगा, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कैसे होते हैं, पोलर होते हैं। और फिर दूसरा लर्न करिए, अगर कंपाउंड पोलर है तो सॉल्वेंट में कैसा होना चाहिए, पोलर होना चाहिए। वही सेंटेंस रटिए, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। पोलर कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेगा, नॉन पोलर कंपाउंड नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेगा। अब देखिए, वाटर को छोड़ करके हमने पूछा कि और कोई सॉल्वेंट बता दीजिए जिसमें NaCl डिसॉल्व हो जाए। तो देखिए, अमोनिया आपको पता है NH3, नाइट्रोजन राइट हैंड साइड पे आता है, हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड पे है। तो यहां पे डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा है। अगर डिफरेंस ज्यादा होगा तो बॉन्ड कैसा हो गया, पोलर हो गया। अगर ये पोलर है तो ये कंपाउंड कैसे हो गया, पोलर कंपाउंड। तो इसका मतलब क्या हो गया कि NaCl अमोनिया में डिसॉल्व हो जाएगा। हो सकता है कुछ लोगों को पता हो कि अमोनिया इज अ वेरी गुड सॉल्वेंट, अमोनिया NaCl डिसॉल्व हो जाता है। फिर हम एक काम करते हैं, NaCl को ला करके हम पेट्रोल में डाल देते हैं, केरोसिन में डाल देते हैं। पेट्रोल अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब हम लोग स्टडी करेंगे तो C5H12 फार्मूला होता है, पेंटेन कहते हैं उसको, पेंटेन C5H12। इसमें जो बॉन्ड है वो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में है या कार्बन कार्बन के बीच में है। तो अभी हम लोगों ने कहते हैं कि अगर दोनों एलिमेंट सेम है, जैसे कार्बन कार्बन के बीच में आया, क्लोरीन क्लोरीन के बीच में आया, तो बॉन्ड कैसा हो गया, नॉन पोलर हो गया। इसको जो सॉल्वेंट कैसा हो गया, नॉन पोलर हो गया। ये नॉन पोलर है और ये पोलर है। इसका मतलब कि अगर पेट्रोल में नमक को डाल दें तो डिसॉल्व करेगा, आंसर इज नहीं डिसॉल्व करेगा। क्यों नहीं डिसॉल्व करेगा, क्योंकि दोनों ऑपोजिट हो गया, ये पोलर है ये नॉन पोलर है। हां, इसकी जगह पर कोई ऐसी चीज हो जो नॉन पोलर हो, वो इसमें जाके डिसॉल्व कर जाएगी। तो देखिए, C6H12O6 सबको पता रहता है ना, ग्लूकोज। व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड, व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड इट इज, तो आप बोलेंगे इट इज अ नॉन पोलर कंपाउंड। चीनी को अगर पेट्रोल में डाल दें तो डिसॉल्व करेगा, आंसर इज डिसॉल्व कर जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों कैसे हैं, दोनों नॉन पोलर हैं। तो अब तो आपको समझ में आ रहा होगा, पोलर डिसॉल्व करने के लिए पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर कंपाउंड डिसॉल्व करने के लिए नॉन पोलर सॉल्वेंट। फिर वापस आते हैं, हेलोजन की बात हम लोग कर रहे थे कि हेलोजन्स किस तरह की बॉन्डिंग है। तो जैसे Cl क्लोरीन को कैसे लिखेंगे, Cl बॉन्ड Cl। ब्रोमीन को कैसे लिखा हमने, Br बॉन्ड Br। आयोडीन को कैसे लिखा, I बॉन्ड I, क्योंकि फॉर्मूला जो होता है वो Cl2 Br2 I2 ऐसे है। तो जब दोनों सेम एलिमेंट आ रहे हैं, जैसे आयोडीन को ऐसे लिखेंगे I बॉन्ड I, ये बॉन्ड क्या है, सिंगल बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड है। हम आपसे क्वेश्चन करें कि ये पोलर है कि नॉन पोलर, तो आंसर आएगा इट इज नॉन पोलर। कैसे पता लगा, क्योंकि डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी हो गई, 0 हो गई, क्योंकि दोनों सेम एलिमेंट हैं। और अभी हम लोगों ने कहा था कि जैसे जैसे डिफरेंस बढ़ाते हैं तब पोलरिटी बढ़ती है। डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर कम कर दिया तो आयनिक कैरेक्टर कम हो जाएगा, ये नॉन पोलर हो गया। तो हम लोग लर्न कर लेते हैं कि हेलोजेंस सॉल्वेंट हैं, लेकिन किस तरह के सॉल्वेंट है, तो आंसर आएगा हेलोजेंस आर नॉन पोलर। अब देखिए इन्होंने क्या किया, दे आर ओनली स्लाइटली सॉल्वेबल इन वाटर। ऐसा क्यों, सोचिए जरा, हेलोजन पानी में उतना डिसॉल्व नहीं करते हैं, क्यों। वाटर अभी बताया था, वाटर इज व्हाट टाइप ऑफ सॉल्वेंट, HOH। हाइड्रोजन लेफ्ट पे है ना, ऑक्सीजन राइट हैंड साइड पे है ग्रुप 16 में, तो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। एक एलिमेंट लेफ्ट का है, एक एलिमेंट राइट हैंड साइड का है, तो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो यहां पर आयनिक कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा, पोलरिटी ज्यादा हो जाएगी। अगर पोलरिटी ज्यादा है तब इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे आप, इलेक्ट्रॉन किस तरफ आएगा। जब भी कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो रिमेंबर इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज गो टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और फिर अल्टीमेटली क्या होगा, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, तुरंत पोलरिटी डेवलप हो गई, चार्ज डेवलप हो गया, ये कंपाउंड कैसा हो गया, पोलर कंपाउंड हो गया। तो लर्न कर लीजिएगा, वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, वाटर इज अ
पोलर सॉल्वेंट, या बोलेंगे वाटर इज अ पोलर कंपाउंड। हेलोजन कैसा है? आई, Br, Cl, दोनों सेम एलिमेंट है। डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो जीरो हो गया। अगर ये जीरो है तो कैसा हो गया? नॉन पोलर। तो अब लर्न कर लेते हैं हेलोजन्स व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड, तो बोलेंगे हेलोजन्स आर नॉन पोलर। वाटर के लिए क्या कहा? इट इज पोलर। तो एक पोलर है, एक नॉन पोलर है, तो डिसॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी, इसीलिए इन्होंने क्या कहा? क्वेश्चन यहां से शुरू किया था कि दे आर ओनली स्लाइटली सॉल्वेबल। वाटर को तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। वाटर कैन डिसॉल्व पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड बोथ। हेलोजन वाटर में स्लाइटली सॉल्वेबल क्यों है? तो आंसर ये आएगा बिकॉज हेलोजन आर नॉन पोलर एंड वाटर इज पोलर। हेलोजन को अगर और अच्छे से डिसॉल्व करना है तो हम क्या करें? कोई ऐसा कंपाउंड लीजिए नॉन पोलर हो। ये कैसे पता लगे कौन सा नॉन पोलर है? तो अभी हम लोगों ने क्या था कि जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाले सॉल्वेंट जैसे पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, ये सारे नॉन पोलर हैं। कार्बन डाइसल्फाइड, देखिए ये वर्ड आया ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन पोलर होते हैं। क्यों नॉन पोलर होते हैं? क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो बॉन्ड होता है वो बिटवीन कार्बन एंड कार्बन रहता है। दोनों नॉन मेटल है, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जीरो हो जाएगा। अगर डिफरेंस जीरो है तो अनिक कैरेक्टर भी कम हो जाएगा, तो ये नॉन पोलर हो गया। तो हम लोगों ने क्या किया? हेलोजन्स they are only slightly soluble in water but they dissolve much better in organic solvents like CH2 carbon sulfide and chloroform। अभी क्लोरोफॉर्म के लिए हम लोगों ने बात किया था एल्कोहल ऑल्सो। एल्कोहल का फॉर्मूला C2H5OH। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी तो वहां पे हम लोग करेंगे एल्कोहल इज ऑल्सो अ सॉल्वेंट बट व्हाट इज सॉल्वेंट? नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो हेलोजन के बारे में क्या पता लगा कि अगर इसको पानी में डालते हैं तो सॉल्बिलिटी कैसी है? तो आप बोलेगा इट इज स्लाइटली सॉलिड इन वाटर। और हेलोजन को अगर हम इसमें डाल दें, कार्बन सल्फाइड, क्लोरोफॉर्म या एल्कोहल में डाल दें, तो ये पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है। फिर अगली प्रॉपर्टी क्या बता रहे हैं? देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज रेगुलरली डाउन द ग्रुप। ऊपर से नीचे आते हैं, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसे जब नीचे आते हैं तो उन्होंने क्या कहा कि उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट रेगुलरली इंक्रीज करता है। अगली प्रॉपर्टी, इस पे क्वेश्चन आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। दे आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। कैसे पता लगा कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं? तो एक चीज आप ऐसे लर्न कर लीजिए, कॉपी में ये लिखिए मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट्स एंड नॉन मेटल्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। अब इतना रख लीजिए, मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट एंड नॉन मेटल्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। जैसे जैसे मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, रिड्यूसिंग पावर भी इंक्रीज करेगी। उसी का ऑपोजिट, जैसे जैसे नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, क्या बढ़ेगा? उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज करेगी। तो आपसे क्वेश्चन ये कर दें, क्लोरीन है, फिर उसके नीचे ब्रोमीन है, फिर आयोडीन है। ऊपर से नीचे आने पर कौन सा कैरेक्टर इंक्रीज डिक्रीज करता है? तो ऊपर से नीचे आने पे मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। क्लोरीन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल हो जाएगा ना। और अभी हम लोगों ने क्या कहा कि नॉन मेटल्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हमारा क्वेश्चन ये कि इन तीनों में से सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? तो आंसर इज जिसका नॉन मेटालिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, क्लोरीन आंसर हो जाएगा। इन तीनों में से बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? क्लोरीन है। फिर दूसरा क्वेश्चन इसी तरह से करते हैं। मैंने सोडियम को लिया और पोटेशियम को लिया। जैसे यहां पर आपने कहा था ना कि ऊपर से नीचे आने पे मेटालिक कैरेक्टर, किसी भी ग्रुप की बात है ये, इन एनी ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो यहां पे देखिए नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा था तो ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज कर रही है। लेकिन अगर ग्रुप 1 में आता है एल्कली मेटल में, सोडियम, पोटेशियम,
रुबिडियम, सीसियम, फ्रांसियम जैसे से नीचे आ रहे हैं तो क्या चेंज हो रहा है, तो आप बोलेंगे कि मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। कैसे, तो ये सेंटेंस अभी लर्न करते हैं। अभी जब पीरियडिक प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे, टोटल कितनी 6 पीरियडिक प्रॉपर्टी स्टडी करनी है, उसमें से एक मेटेलिक कैरेक्टर, पहली प्रॉपर्टी हम लोग यही आएगी मेटेलिक कैरेक्टर। तो लर्न ये करिए कि कमिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन एनी ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, और जब मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा तो कौन सी प्रॉपर्टी इंक्रीज करेगी, तो आंसर इज रिड्यूसिंग कैरेक्टर। तो दो सेंटेंस आ गए ना, मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट, नॉन मेटल्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इन दोनों में से स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, तो आंसर इज पोटेशियम इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। कैसे पता लगा, क्योंकि इसका मेटेलिक कैरेक्टर सोडियम से ज्यादा है। ये कैसे पता लगा, तो आप बोले कि सर ये ऊपर से नीचे आने पे मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, तो जिस मेटल का मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा है उसकी रिड्यूसिंग पावर भी उतनी ज्यादा होगी। फिर वापस अगली प्रॉपर्टी पे देखिए, इन्होंने क्या कहा कि दे आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हैलोजन की बात चल रही थी ना। इट इज thus concluded that periodicity is due to the same number of electrons in the outermost orbit of different elements। फिर आगे देखिए, अब आगे हम लोग शेल्स के बारे में स्टडी करते हैं। शेल्स के ब्रैकेट पे देखिए क्या लिखा, ऑर्बिट्स। अभी हम लोगों ने क्या क्या वर्ड्स यूज किए थे कि शेल के 3 नाम लिखे कॉपी में, शेल्स और ऑर्बिट्स और एनर्जी लेवल्स, 3 नाम होते हैं इसके, शेल्स और ऑर्बिट्स और एनर्जी लेवल्स। फिर हम लोगों ने कहा था कि शेल के अंदर क्या होता है, तो आंसर इज सब शेल, या उसी को बोलते हैं सब एनर्जी लेवल। और उसके अंदर क्या होता है, तो आंसर इज ऑर्बिटल। और उसके अंदर क्या होता है, तो आंसर इज इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे लर्न करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स, या ऐसे लर्न करिए, शेल्स आर मेड ऑफ सब शेल्स आर मेड ऑफ ऑर्बिटल्स एंड ऑर्बिटल्स आर मेड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक क्वेश्चन स्ट्राइक कर रहा है, ये वर्ड ऑर्बिट या शेल किस केमिस्ट ने सबसे पहले यूज किया था, क्योंकि रदरफोर्ड ने तो खाली यही बताया था ना कि सेंटर पे न्यूक्लियस होता है, आपने 9th में स्टडी किया ना, और इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के किनारे किनारे सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करते हैं। लेकिन रदरफोर्ड ने यह नहीं बताया था कि कहां पे रिवॉल्व करता है, बस खाली इतना बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग एट अ वेरी हाई स्पीड अराउंड द न्यूक्लियस। फिर आगे चल के बोहर ने बताया था कि जिस पाथ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उसको क्या बोलते हैं, उसी को शेल या ऑर्बिट कहते हैं। तो ये आप लर्न कर लीजिएगा कि रदरफोर्ड ने इस वर्ड को यूज नहीं किया था। रदरफोर्ड के मॉडल में ऑर्बिट वर्ड नहीं आता है, शेल वर्ड नहीं आता है। ये वर्ड कहां पर आता है, ये वर्ड बोहर के मॉडल में आता है। फिर देखिए आगे, ऑर्बिट इन्होंने क्या कहा है कि ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्टेन डेफिनेट सर्कुलर पाथ। रदरफोर्ड के मॉडल में यह नहीं था, कॉल्ड ऑर्बिट, या उसी को हम लोग शेल भी कहते हैं। फिर देखिए नंबर ऑफ शेल्स, ये तो वही वाला पॉइंट रिपीट हो रहा है। नंबर ऑफ शेल, अगर हम लोग डाउन ग्रुप आते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे ना, जब ऊपर से नीचे आते हैं तो हम लोगों ने कॉपी में क्या लिखा था, नंबर ऑफ शेल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पीरियड। जब ऊपर से नीचे आएंगे, जैसे भी ये था सोडियम था और उसके नीचे पोटेशियम, सोडियम 3rd पीरियड में है, पोटेशियम 4th पीरियड में है। अगर ये 3rd पीरियड में है तो इसके पास 3 शेल्स आएंगे ना, पोटेशियम 4th पीरियड में है तो इसके पास 4 शेल्स आएंगे। तो ऊपर से नीचे आने पे देखिए यहां 3 शेल थी, यहां पे 4 शेल हो गई।
तो जैसे जैसे नीचे आएंगे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करेगी। वही पॉइंट यहां पे कहना चाह रहे हैं कि जब किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं और ग्रुप में कैसे मूव करेंगे, टॉप टू बॉटम मूव करेंगे, तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस सक्सेसिवली। 3-4 साल पहले 10th पढ़ा रहे थे तो मैंने पूछा कि नाम नहीं याद है, किसी बच्चे ने आंसर किया था, मैंने कहा सक्सेसिवली का मतलब क्या होता है, तो पता नहीं किसी स्कूल का नाम भी याद नहीं आ रहा है। तो वो लड़की बोली कि सर सक्सेस के साथ को सक्सेसिवली कहा जाता है। तो फिर पूरी क्लास हंसने लगी। इसके बाद द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज सक्सेसिवली। सक्सेसिवली का मतलब होता है 1 by 1, एक एक करके, सक्सेस के साथ में, है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस सक्सेसिवली, दैट इज 1 by 1, एक एक करके ऐसे नीचे आने में पड़ता है। भाई ऊपर है तो एक शेल होगी, फिर नीचे आया 2 शेल हो गई, फिर नीचे आया 3 शेल हो गई, एक एक शेल ऐसे ऐसे इंक्रीज करती जैसे ऊपर से नीचे आते हैं। सच दैट नंबर ऑफ शेल्स दैट एन एलिमेंट हैज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ पीरियड टू विच दैट एलिमेंट बिलोंग्स। जो एलिमेंट जिस पीरियड में होगा उस एलिमेंट के पास उतनी शेल्स होंगी या ऑर्बिट्स होंगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए क्या करें। फॉर एग्जांपल ग्रुप 17 की कुछ प्रॉपर्टीज को उन्होंने समराइज किया। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। नंबर ऑफ शेल्स देखिए, जैसे ऊपर से नीचे आते हैं तो देखिए फ्लोरीन के पास 2 शेल हो गई, 3 शेल हो गई। कैसे पता लगा? क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन 287, तो देखिए 3 शेल आ गई ना, जितनी शेल होगी उस पीरियड को बिलोंग करेगा। इसका देखिए 4 शेल हो गई तो 4th पीरियड, 1 2 3 4 5 हो गया, फिर ये 6 हो गया। इसके नीचे जो एलिमेंट है, एलिमेंट डिस्कवर हो चुका है लेकिन अभी उसकी उतनी प्रॉपर्टीज नहीं है, तो जब भी हम लोग हेलोजन की बात करेंगे तो एलिमेंट तो है लेकिन उसको कंसीडर नहीं करते। जब भी हेलोजन की बात करेंगे, हेलोजन्स को हम लोग केमिस्ट्री में लेटर एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहां भी लेटर एक्स आता है तो एक्स का मतलब हेलोजन, और उस हेलोजन का मतलब क्या होगा, तो आप लिखेंगे FCl बस। इसको भी नहीं लेते, एस्टिटीन को भी नहीं लेते। जहां भी हेलोजन लिखा जाता है तो एक्स का मतलब हो गया। तो देखिए क्वेश्चन ही बन रहा है कि ऑल्दो ग्रुप 17 एलिमेंट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड हेलोजन्स, बट जब भी हेलोजन को एक्स से रिप्रेजेंट करते, जब भी हेलोजन की जरूरत पड़ती है तो एस्टिटीन को नहीं लिखा जाता। क्यों नहीं लिखा जाता है? तो उसका रीजन ही आ रहा है क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। यहां तक आते आते इतनी कम हो जाती है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। तो इसलिए जब भी हम लोग हेलोजन की बात करेंगे तो इसको एक्सक्लूड कर देंगे, जबकि थ्योरेटिकली हेलोजन कहा जाएगा क्योंकि ग्रुप 17 में है, लेकिन प्रैक्टिकली जब भी एक्स की जगह हेलोजन लेना होगा तो हम क्या करेंगे, वी विल टेक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। उसमें से भी देखिए फ्लोरीन ही नहीं लेते प्रैक्टिकली। क्यों नहीं लेते? बिकॉज फ्लोरीन इज हाईली रिएक्टिव एलिमेंट। आयोडीन को भी ज्यादातर नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? बिकॉज आयोडीन ये मोस्ट रिएक्टिव है, ये लीस्ट रिएक्टिव है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जब एक्स लेना होगा, स्पेशली जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करते हैं, तो या तो हम क्लोरीन लेते हैं या तो ब्रोमीन लेते हैं, मतलब ज्यादा रिएक्टिव भी नहीं। इसको क्यों हटाया? क्योंकि ये बहुत कम हो गया। फ्लोरीन को क्यों नहीं कंसीडर किया कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो गया। आयोडीन को क्यों नहीं किया, ये भी उतना रिएक्टिव नहीं है। तो जब भी हेलोजन करेंगे तो क्लोरीन एंड ब्रोमीन। ये वाला पॉइंट समझ में आ रहा है? फ्लोरीन 2 शेल्स हैं तो क्या पता लगा किस पीरियड में जाएगा, तो 2nd पीरियड में। इसी को देख के बता देंगे। 3 शेल्स हैं, 3rd पीरियड हो गया। 4 शेल हैं तो 4th पीरियड, 5th पीरियड एंड देन 6th पीरियड। मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के आप उसका ग्रुप पीरियड बता सकते हैं। फिर देखिए अक्रॉस अ पीरियड, जब भी पीरियड मूव करेंगे तो ऐसे लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ गिवन पीरियड द नंबर ऑफ शेल्स रिमेन द सेम। ऊपर से नीचे आने पर शेल एक एक करके बढ़ती है, लेकिन लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल दे रिमेन द सेम। फॉर एग्जाम्पल आपसे क्वेश्चन कर दें कि लेफ्ट टू राइट जाने पर शेल क्यों सेम रहती है,
क्योंकि वो अभी हम लोगों ने कहा था नंबर ऑफ पीरियड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल। जो एलिमेंट सेम पीरियड के होंगे उनके पास नंबर ऑफ शेल्स सेम ही रहेंगे। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे नंबर ऑफ पीरियड तो सेम ही चल रहा है ना, तो नंबर ऑफ पीरियड सेम है तो शेल भी सेम रहेगी। इसलिए कहना है कि ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ गिवन पीरियड द नंबर ऑफ शेल्स दे रिमेन द सेम। फॉर एग्जांपल इन द सेकंड पीरियड द नंबर ऑफ शेल्स, सेकंड पीरियड का मतलब क्या हो गया, दो ही शेल तो आएंगी। नंबर ऑफ शेल्स रिमेन टू, दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पीरियड। उसी तरह से थर्ड पीरियड की अगर बात करते हैं तो थर्ड पीरियड में कितने आएंगे, 3 शेल्स आ जाएंगे। ये देखिए क्या करें, सिमिलरली इन द थर्ड पीरियड द नंबर ऑफ शेल्स 3 एंड सो ऑन। मतलब जिस नंबर ऑफ पीरियड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल, वही बात देखिए बार बार रिपीट हो रही है। फिर देखिए वैलेंसी, वैलेंसी के लिए इन्होंने क्या कहा, वैलेंसी denotes the commanding capacity of an atom, of an element. It is equal to the number of electrons of an atom can donate or accept or share. अभी जो केमिकल बॉन्डिंग करेंगे तो यही डेफिनेशन वहां पे रिपीट होगी। जितने इलेक्ट्रॉन कोई एलिमेंट या तो डोनेट करे या एक्सेप्ट करे या शेयर करे, इन दोनों को मिला करके डोनेट या एक्सेप्ट, इन दोनों को मिला के एक वर्ड यूज कर सकते हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब इस डेफिनेशन को और शॉर्ट कर दें, या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, ट्रांसफर में दोनों वर्ड आ जाएगा, या तो डोनेट किया या एक्सेप्ट किया, मिला के दोनों को क्या बोलते हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब केमिकल बॉन्डिंग करेंगे तो वहां पर टर्म आएगा कि केमिकल बॉन्ड बनता कैसे है, तो आंसर आएगा केमिकल बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड आइदर बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों आ गया ना, आइदर बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए जाते हैं, ट्रांसफर में दो चीजें आती हैं, डोनेट भी कर सकते हैं, एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। ये कैसे पता लगा, मेटल्स, कॉपी में लिखिए, metals are electropositive, metals are electropositive and they have a tendency to donate electrons। ये मेटल की प्रॉपर्टी होती है, metals are electropositive and they have a tendency to donate electrons। उसी का ऑपोजिट लिखिए, नॉन मेटल्स आर electronegative, non-metals are electronegative and they have a tendency to accept electron। तो अब ये मेटल और नॉन मेटल की एक ही प्रॉपर्टी अच्छे से लर्न कर लिए। मेटल की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होती है, तो आप बोलेंगे सर मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मींस दे हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन और डोनेट इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बता दी है, तो आप बोलिए सर नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मींस दे हैव अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। तो मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, नॉन मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। और ये वर्ड किसके लिए आता है, तो ये नॉन मेटल के लिए आता है। तो देखिए एक चीज और पता लगी जो आगे चैप्टर में करना है, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। और अगर हम दोनों एलिमेंट, जैसे देखिए पोटेशियम और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बताना है, तो ये मेटल है, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एक्सेप्ट करेगा। इफ द बॉन्ड इज बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, तो बॉन्ड कैसा हो जाता है, आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या पोलर बॉन्ड कहते हैं। और इसी की जगह पर अगर दोनों क्लोरीन हो जाए, Cl, ये बॉन्ड कैसा हो गया, तो दोनों नॉन मेटल हो गया। जब दोनों नॉन मेटल होगा तो नॉन मेटल की प्रॉपर्टी क्या है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन जब भी बॉन्ड बनाता है तो वो शेयरिंग करके बनाता है। तो ये समझ में आया कि कब ट्रांसफर होता है, कब शेयरिंग होता है। अगर एक मेटल है एक नॉन मेटल है तो क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें से मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, नॉन मेटल एक्सेप्ट करेगा और बॉन्ड कैसा बना, आयनिक बॉन्ड। और अगर दोनों नॉन मेटल है तब क्या होगा, तब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और बॉन्ड कैसा बनेगा, तो आंसर इज कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो इतना सा समझ में आ रहा होगा। अभी जब केमिकल बॉन्डिंग करेंगे तो और डिटेल में स्टडी करेंगे। आयनिक बॉन्ड्स आर फॉर्म बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल्स एंड कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म बिटवीन टू नॉन मेटल्स। फिर आगे देखिए क्या इंफॉर्मेशन आ रही है।
On moving down a group, the number of electrons in the outermost shell, that is valence electron, remains the same. अगर ऊपर से नीचे आते हैं किसी भी ग्रुप में तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा सेम रहते हैं. Therefore, valency in a group also remains the same. जब किसी ग्रुप के ऊपर से नीचे आते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे, इसलिए उनकी वैलेंसी भी सेम रहती है. जैसे भी क्या, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे एक ग्रुप में है ना. ऊपर से नीचे आने पे जितने भी एलिमेंट सेम ग्रुप के हैं उनकी वैलेंसी क्या होगी, सेम होगी. क्यों? क्योंकि सबके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट में सेल में सेम है. तो जितने एलिमेंट ऐसे हैं जिनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट में सेल में सेम है तो उनकी वैलेंसी भी सेम आती है. फिर देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहे हैं. इन अ गिवन पीरियड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस को आउटरमोस्ट भी कहते हैं. वैलेंस शेल इंक्रीजेस. अब तो याद हो जाएगा ना, ऊपर से नीचे आते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम रहते हैं. लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एक एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा. वही इन्होंने कहा कि इन अ गिवन पीरियड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल increases from left to right, but the valency increases only up to group 14 where it becomes 4 and then it decreases, that is in group 17 it becomes 1. क्या कंक्लूजन हो गया? अगर हम लोग किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो वैलेंसी क्या रहती है, सेम रहती है. और अगर किसी पीरियड में हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वैलेंसी तब क्या होती है, तब वैलेंसी 1 to 4 इंक्रीज करती है और उसके बाद फिर 4 to 1 डिक्रीज करती है. देखिए उसी का एग्जांपल कर रहे हैं. अगर हम लोग लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन किस पीरियड में है, ये सारे सेकेंड पीरियड के एलिमेंट हैं. लेफ्ट टू राइट ऐसे हम लोग मूव कर रहे हैं. ये एटॉमिक नंबर दिया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया, नंबर ऑफ सेल्स सबकी सेम होंगी ना. क्यों? क्योंकि सारे सेकेंड एक ही पीरियड के तो हैं. अब वैलेंसी की बात कर रहे हैं. देखिए अभी उन्होंने क्या कहा था कि किसी पीरियड में जब लेफ्ट राइट जाते हैं तो वैलेंसी में क्या फर्क पड़ता है, 1 to 4 बढ़ती है. 1 2 3 4 बढ़ती है और उसके बाद फिर डिक्रीज करती है. ये कहां पे जाएगा, कार्बन कहां पे है, ग्रुप 14 में है. तो ऐसे लर्न कीजिएगा कि वैलेंसी लेफ्ट राइट जाने पे ग्रुप 14 तक बढ़ती है और उसके बाद फिर डिक्रीज करती है. तो वैलेंसी इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 4 एंड देन डिक्रीजेस अप टू फिर 1 हो जाती है और लास्ट में आकर के 0 हो जाती है. ये वैलेंसी हम लोगों ने स्टडी किया. फिर देखिए थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और इन्होंने क्या बताई. इन द पीरियोडिक टेबल elements are arranged in order of increasing atomic number. वो तो पुराना हो गया. The vertical columns of elements with the similar properties are called groups and the horizontal rows are called periods. अभी तक हम लोगों ने कितना कंप्लीट कर लिया. सबसे पहले हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल का थोड़ा सा रेफरेंस लिया था ना, जिसमें शुरुआत हम लोगों ने कहते हैं सबसे पहले एंटोनी लेवोशियर ने पीरियोडिक टेबल दिया था, फिर डेब्रोनेट ने दिया, फिर न्यूलैंड ने दिया, फिर मेंडलीफ ने दिया, फिर मोस्ले ने दिया, फिर बोर एंड बरी वो लोग आए थे, एक्सटेंडेड फॉर्म दिया. देन वी स्टडी ग्रुप्स एंड पीरियड्स. ग्रुप एंड पीरियड के बाद तब हम लोगों ने फिर आज जो हम लोगों ने स्टडी किया पीरियोडिसिटी स्टडी किया कि पीरियोडिसिटी किसको कहते हैं. फिर हम लोगों ने शेल स्टडी किया, फिर हम लोगों ने ग्रुप के बारे में स्टडी किया और फिर वैलेंसी के बारे में स्टडी किया. अब जितना टॉपिक हम लोगों ने स्टडी किया अगले टर्न पे इसके सारे क्वेश्चंस करने हैं. ये क्वेश्चंस आप घर पे ट्राई कीजिएगा, सारे सॉल्व कीजिएगा. ये कुछ तो ऐसे हैं जैसे ये किया स्टेट द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, तो ये तो आपको बुक से भी लर्न करना है. मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किसने दिया था, मोस्ले ने दिया था. तो मोस्ले का लॉ वर्ड बाय वर्ड द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ये पूरा एज इट इज रटिएगा. इसमें कोई भी वर्ड अपनी तरफ से ऐड नहीं करना है. तो कुछ क्वेश्चन तो आपको एज इट इज बुक से मिल जाएंगे, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे. ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. देखिए अब ये क्वेश्चन हो जाएगा ना, व्हाट आर हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स इन अ पीरियोडिक टेबल नोन एज, हो जाएगा. व्हाट आर हॉरिजॉन्टल रोज, ऐसे जब जाते हैं
तो इन रोज को क्या कहते हैं? तो आंसर आएगा दे आर कॉल्ड पीरियड्स। वर्टिकल कॉलम ऊपर से नीचे आता है तो इनको क्या कहते हैं? ग्रुप कहते हैं इनको। ये देखिए, हाउ डज, अभी आंसर हो जाएगा आपसे, हाउ डज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन एन एटम चेंज इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अभी हम लोगों ने कहा जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या फर्क पड़ता है? हाँ, एक चीज ऐसे रट लीजिएगा, जो अरेंजमेंट ग्रुप में होता है उसका ऑपोजिट पीरियड में जाता है। तो ग्रुप में अभी हम लोगों ने कहा था कि ऊपर से नीचे आने पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं। तो अगर ऊपर से नीचे आने पे ग्रुप में सेम रहते हैं तो पीरियड में डिफरेंट हो जाएंगे, वेरी करेंगे। लेफ्ट राइट जाने पे एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता है आउटरमोस्ट में, ऊपर से नीचे आते हैं तो जैसे इन्होंने इसमें कहा कि लेफ्ट राइट जाने पे क्या होगा, तो आप बोलेंगे एक एक इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में इंक्रीज करता है। और जब ग्रुप में आते हैं इन अ ग्रुप टॉप टू बॉटम, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रिमेन द सेम इन द बैलेंस शेल। टोटल 17 क्वेश्चंस हैं, तो ये हम लोग अगले टर्न पे सॉल्व करेंगे। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा रेफरेंस लीजिए, अगले टाइम पे और डिटेल में स्टडी करेंगे हम लोग। इन्होंने कहा कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन रिस्पेक्ट ऑफ द एलिमेंट 16s। सल्फर को कहते हैं ना 32, ये एटॉमिक नंबर है एंड 32 इज द एटॉमिक मास। इन दोनों में से क्वेश्चन है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, कौन सा डेटा ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है, एटॉमिक नंबर के एटॉमिक मास? ऐसे तो दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन जो एलिमेंट की आइडेंटिटी है, सल्फर की जितनी किसी भी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, आपसे क्वेश्चन करें कि किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज डिपेंड किस पे करती हैं, तो आप बोलेगा सर इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट। वो कैसे पता लगता है? वो जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो पता लगता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे पता लगता है? तो आंसर इज, ये सिंबल किस लिए होता है? Z। Z symbol is used for atomic number or it is equal to number of protons। यही वाला नंबर है ना 16। तो इन दोनों से क्वेश्चन क्या कि इन दोनों में से कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है? तो आंसर इज ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्यों? क्योंकि ये एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर से क्या पता लगेगा? एटॉमिक नंबर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता लगता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पता लग जाएंगे और उससे क्या पता लगेगा? उससे उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज पता लग जाएंगी। देखिए क्या इंफॉर्मेशन दिया, सल्फर के लिए क्वेश्चन करें गिव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ये तो हो जाएगा ना। 16 कैसे करेंगे? 286, ये तो सिंपल है, हो जाएगा आपसे। उसका उन्होंने कहा कि टू विच ग्रुप एंड पीरियड डज, अब तो हो जाना चाहिए ना। 286 पीरियड कैसे बताएंगे? 3 शेल दिखाई पड़ रही है ना, तो अभी हम लोगों ने कहा था नंबर ऑफ शेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पीरियड, मतलब सल्फर किस पीरियड में प्रेजेंट है? तो आंसर इज 3rd पीरियड में। कैसे? 3 शेल आ रही है। और फिर दूसरा ये कह रहे हैं टू विच ग्रुप एंड पीरियड। अब जैसे ग्रुप हम लोगों को करना है, तो ग्रुप करने के लिए अभी इसको अगले टर्न पे हम लोग और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। जब आउटरमोस्ट के ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को देखिए, अगर 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो ये फर्स्ट या सेकंड ग्रुप को बिलोंग करता है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर के ऑर्बिट में अगर 2 से ज्यादा हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? उसमें 10 ऐड कर देते हैं। तो जैसे इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो हम लिखेंगे 6 + 10 इज इक्वल टू 16। तो सल्फर किस ग्रुप में चला गया? 16 में चला गया। आउटरमोस्ट के इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट समझ आ रहा है कि अगर हमारे आउटरमोस्ट में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन है तब तो ग्रुप 1 या 2 हो जाएगा। सोडियम के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो ग्रुप फर्स्ट हो गया। कैल्शियम के आउटरमोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये सेकंड ग्रुप चला गया। सल्फर के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये ग्रुप 16 में आ गया। 2, 8, 7 ये क्या हो गया? हेलोजन का कॉन्फ़िगरेशन हो गया ना। तो हेलोजन को अगर कर दे कि हेलोजन किस ग्रुप में है, तो 7 का मतलब क्या हो गया? 2 से ज्यादा है तो 10 ऐड कर दिए। जब 10 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 17, ग्रुप 17। तो ग्रुप भी पता कर लेंगे। पीरियड कैसे पता किया? पीरियड नंबर ऑफ सेल से पता किया। ग्रुप कैसे पता किया? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बैलेंस शेल से पता किया। अब इसी तरह से ये
ये तो तुरंत देख के बता देंगे इज इट मेटल और नॉन मेटल। तो ये सल्फर तो राइट हैंड साइड में आता है ना। या अभी और आगे से स्टडी करेंगे हम लोग कि अगर किसी एलिमेंट के आउटरमोस्ट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 9th में आता है ना, तो इट इज अ मेटल। 4 नॉन मेटल होता है, 5, 6, 7 ये भी नॉन मेटल होता है। तो सल्फर के आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन गए? 6 इलेक्ट्रॉन गए, तो इट इज अ नॉन मेटल। तो ये टोटल 17 क्वेश्चन हम लोग अगले टर्न पे सॉल्व करेंगे और फिर अगले टर्न पे हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। तो इसको खूब अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, फिर अगले टर्न पे ये लेक्चर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।